हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? तो पढ़ाई कर रहे होंगे और करते रहिए, ठीक है। आज इसी के साथ हम आज पार्ट 6 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें मिनरल न्यूट्रिशन का पार्ट 6 वीडियो चल रहा है, ठीक है। आज हम आपको पार्ट 6 में कुछ इंपॉर्टेंट्स टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसमें हमने रोल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कवर कर लिया। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर करेंगे या कुछ इसके इंपॉर्टेंट हम मेटाबॉलिज्म्स करेंगे। जैसे न्यूट्रिएंट्स में हमने नाइट्रोजन कवर किया था, जैसे किया था वैसे नाइट्रोजन के बारे में स्पेशली हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो हेडिंग डाल लो, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। देखो इसमें क्या पढ़ना है, इसमें जनरली जो होते हैं आपके न्यूट्रिशन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। एक बात तो क्लियर है कि क्या पढ़ना है न्यूट्रिशन में है, तो इसमें पढ़ना ये है कि हेडिंग से ही क्लियर है कि इसमें क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं वो कैसे ही प्लांट में एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे कि क्या पढ़े थे, जैसे पढ़े ये थे कि तुम्हारे पास टोटल कितने एलिमेंट हैं, टोटल तुम्हारे पास हैं 17 एलिमेंट हैं, जिसमें से उसमें माइक्रो भी है और उसमें माइक्रो भी है, ठीक है। तो अब उसमें माइक्रो और माइक्रो में प्लांट को क्योंकि ज़रूरत है, शुरू से क्या पढ़ते आ रहे हो, शुरू से यही तो पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट को ज़रूरत भी है। अब प्लांट को ज़रूरत है तो वो कैसे एब्जॉर्ब करेगा, उसका मैकेनिज्म क्या है कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। जैसे शुरुआत में बताया गया था कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रेट की फॉर्म में, नाइट्राइट की फॉर्म में, कैल्शियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना, बताया था इतना पिछले में। अब इसमें पढ़ना है कि कैसे रूट से, सॉइल से कैसे पूरे बॉडी में उसका मैकेनिज्म जो है या जो वो एलिमेंट है वो कैसे पर्टिकुलरली ट्रेवल कर जाता है, ठीक है, यही पढ़ना है। तो आज में हम एक बात हमको ये क्लियर दिख रही है, वो क्लियर ये है कि जितना हमारा एलिमेंट है, जितना हमारा एलिमेंट है वो सारे के सारा एलिमेंट कहाँ पाया जाता है, वो सभी का सभी एलिमेंट पाया जाता है सॉइल में। सभी एलिमेंट कहाँ पाया जाता है, सभी के एलिमेंट सॉइल में पाया जाता है। इसका मतलब सॉइल में सभी एलिमेंट्स की मात्रा अधिक है, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सभी के सभी मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि उसमें सॉइल में क्या है, सब के सब अधिक हैं। अब इससे क्या है, अब ये मिनरल्स जो हैं, या हम एक तरह से और कह सकते हैं कि सॉइल जो है वो मेन सोर्स है मिनरल सॉल्ट का, ठीक है। डाल लो, लिख लो। अब सॉइल जो है वो है मेन सोर्स ऑफ मिनरल सॉल्ट, ठीक है। लिख लो कि सॉइल जो है वो मेन सोर्स ऑफ मिनरल सॉल्ट है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात इसमें ये जानना है कि जो भी मिनरल सॉल्ट होते हैं वो एब्जॉर्ब कैसे होते हैं और कौन करता है इन्हें एब्जॉर्ब। तो हमें ये पता है कि प्लांट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है एब्जॉर्ब करने का काम, क्या पाया जाता है, रूट पाया जाता है। अच्छा, इस रूट हेयर में अगर रूट में ध्यान से देखोगे तो इसमें रूट हेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रूट हेयर। बेसिकली जो तुम्हारा जो बोलते हो कि रूट के द्वारा वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हुआ है, जो बेसिकली बोलते हो क्या कि रूट के द्वारा मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, वो रूट नहीं, वो रूट हेयर करता है। एक बात ये क्लियर कर लो कि जो भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, जो भी एब्जॉर्ब करेगा वो रूट नहीं करता, वो रूट हेयर करता है, ठीक है। रूट से रूट हेयर करता है। जनरली एक बात कभी देखे होगे या कभी फील की होगे कि क्या होता है कि जब कहीं की कोई प्लांट कहीं मिट्टी में लगा है पहले से, उसको उखाड़ो और वही ले जाके दूसरी जगह लगाओ, उसका सब कुछ ठीक रहेगा, तुम्हें लगेगा कि रूट भी उसका सही है, लेकिन फिर भी वो लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? देखो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमें पता है कि प्लांट को सर्वाइव होने के लिए मिनरल न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अब मिनरल न्यूट्रिशन की ज़रूरत होने के लिए उसको वाटर की ज़रूरत होगी, कुछ सॉल्वेंट की ज़रूरत होगी, कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, मिनरल्स की ज़रूरत होगी। वो सब का सब वो रूट हेयर से एब्जॉर्ब करता है। जब तुम ज़मीन से उसको उखाड़ोगे और उखाड़ने के बाद उसको जब दूसरी जगह ले जाओगे तो उखाड़ते समय उसमें के कुछ रूट हेयर्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। जब रूट हेयर्स टूट जाएगा तो उस पर्टिकुलर प्लांट में या पर्टिकुलर रूट में क्या नहीं रहेगा, रूट हेयर्स नहीं रहेंगे, तो उसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस अगर नहीं होगा तो उसमें कोई भी प्लांट में जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो रुक जाएगा वो। इसीलिए याद रखो कि जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट में, वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं रूट हेयर के थ्रू, ठीक।
क्लियर हो गया? इसमें ऐसे लिख लो कि जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं वो रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इसमें खाली ऐसे डाल के लिख लो कि फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फेट बेसिकली फॉस्फेट ही एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। फॉस्फेट जो होता है वो बेसिकली एब्जॉर्ब किया जाता है रूट हेयर से, ठीक। इतना लिखो। अब इतना लिखने के बाद कि हमें पता है कि जो न्यूट्रिएंट हो रहा है या जो मिनरल हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट है या जो मिनरल है वो सॉइल से किस में आ रहा है, प्लांट में आ रहा है, ठीक है। अगर इसी के बेस पे हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। देखो, दो पार्ट में डिवाइड करने से पहले एक चीज़ हम ये करते हैं कि जो भी हमारा मिनरल आयन है, ठीक है, जो भी हमारा मिनरल आयन है अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, अगर हमारा मिनरल आयन मूव कर रहा है, ठीक है, मिनरल मूवमेंट ऑफ मिनरल आयन मूव कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। मूवमेंट ऑफ मिनरल आयन इज कॉल्ड फ्लक्स। अब फ्लक्स जो होता है ये दो तरह का होता है, फ्लक्स जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है ई फ्लक्स और एक होता है इनफ्लक्स, ठीक है। एक होता है इनफ्लक्स और एक होता है ई फ्लक्स। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि इसमें इनफ्लक्स का क्या है या ई फ्लक्स का मतलब क्या है, क्योंकि ये बेसिकली इसके नाम से ही क्लियर है। क्या क्लियर है? इनका मतलब क्या होता है अंदर, मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या मूवमेंट ऑफ मिनरल आयन इनसाइड द प्लांट सेल इज कॉल्ड इनफ्लक्स और मूवमेंट ऑफ मिनरल आयन आउटसाइड द प्लांट सेल इज कॉल्ड ई फ्लक्स, ठीक है। अगर मूवमेंट ऑफ मिनरल आयन का अगर इनसाइड द सेल होगा तो उसे इनफ्लक्स कहेंगे और अगर वही आउटवर्ड होगा तो उसे हम ई फ्लक्स कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, इनफ्लक्स और ई फ्लक्स होने के बाद दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कैसे एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो इसके जो भी मिनरल्स होते हैं या जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो दो फॉर्म में, दो पार्ट में या दो फेज में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो मिनरल एब्जॉर्प्शन अकर इन टू फेज, ठीक है। दो फेज में मिनरल न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब किए जाते हैं। कौन कौन सा फेज होगा वो? एनसीईआरटी इसलिए कहते हैं पढ़ के आया करो, ठीक है, पढ़ लिया करो एनसीईआरटी। दो फेज में एब्जॉर्ब होगा। पहला जो फेज होगा, एक होगा एक्टिव फेज और सेकेंड फेज होगा पैसिव फेज। पहला होगा एक्टिव फेज, दूसरा होगा पैसिव फेज, ठीक है। यही दो फेज में एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, बेसिकली अगर हम कहें तो मैंने दो फेज लिखा है कि इसी दो फेज में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन बेसिकली जो मानना है तुमको वो मानना है ऐसे मान लो कि जो प्लांट पहले करता है, प्लांट पहले कौन सा फेज करता है, तो प्लांट जो पहले फेज करता है वो करता है पैसिव, ठीक है। फर्स्ट फेज होता है पैसिव एंड सेकेंड फेज होता है एक्टिव, ठीक है। यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया है एक्टिव और पैसिव, ठीक है, तो वो समझ सकते हो। मैंने टू फेज करके लिखा है, एक एक्टिव है, सॉरी पैसिव लिख दिए वहाँ पे, बोलते भी नहीं हो, सर गलत लिखे हैं, लिखते जा रहे हो वही, छापते जा रहे हो वही, ठीक है। मैंने दो लिख दिया ऐसे, एक्टिव फेज और पैसिव फेज, लेकिन पहले कौन सा होता है? पैसिव फेज होता है, फिर एक्टिव फेज होता है। अब देखो, मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था, एक बार याद करो। मैंने बताया है कि पैसिव फेज हम किसे कहते हैं। पैसिव फेज में हम एक बात कहे थे कि पैसिव फेज में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, पर एक्टिव फेज में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। पैसिव फेज में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, पर एक्टिव फेज में एनर्जी रिक्वायर होती है। अब हमको एक बात ये बताओ कि प्लांट क्यों नहीं टोटली पैसिव फेज में करता है? आखिर क्यों वो दोनों फेज कर रहा है? पहला पैसिव कर रहा है तो आखिर पैसिव वो नहीं कर पा रहा होगा, इसीलिए तो उसको सेकंड फेज एक्टिव अपनाना रहा होगा।
बात को समझो। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, मैंने ये पूछा कि दो, पहले तो देखो एब्जॉर्प्शन कितने फेज में होगा, दो फेज में, एक होगा एक्टिव फेज और एक होगा पैसिव फेज। एक्टिव फेज कहते हैं जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, पैसिव फेज उसे कहते हैं जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो। मैंने ये कहा कि सबसे पहला कौन सा फेज होगा, पहले प्लांट के द्वारा पैसिव फेज गवर्न कराया जाएगा, फिर कौन सा फेज कराया जाएगा, एक्टिव फेज कराया जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि पैसिव फेज क्यों नहीं हुआ, आखिर पैसिव फेज नहीं हुआ इसीलिए तो एक्टिव फेज यानी सेकंड फेज की जरूरत पड़ी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पैसिव फेज की जरूरत, या पैसिव ने उसे कम पूरा उसका कह सकते हैं रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सका, आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि पैसिव पूरा नहीं कर सका। ठीक है, तो देखो पैसिव के लिए इसलिए नहीं कर पाया कि जनरली हम क्या देखते हैं कि अगर हम बात करें पैसिव क्यों नहीं होता है, तो पैसिव के लिए दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि मिनरल्स जो भी होते हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो चार्ज पार्टिकल, चार्ज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो भी मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा जो भी मिनरल है वो किस में प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, या आयन ना मैं कह के चार्ज कह दूँ, चार्ज पार्टिकल के रूप में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, चार्ज पार्टिकल के रूप में प्रेजेंट है। तो भैया ये बताओ कि सेल होता है, सेल के बाद सेल वॉल होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब अगर सॉइल एब्जॉर्ब करेगा तो ये सारी न्यूट्रिएंट्स अंदर जाएंगे। अब ये सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन चार्ज पार्टिकल को पैसिवली अंदर नहीं ले पाता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो वो सॉइल जो होता है उसको पैसिवली अंदर नहीं ले पाता है। तो पैसिवली मतलब बिना एनर्जी के वो अगर उसको अंदर भेजोगे तो वो नहीं जा रहा है। तो यही कारण है कि जो भी मिनरल होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो चार्ज होते हैं। ठीक है, चार्ज होने की वजह से जो सेल का सेल वॉल होता है या उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, इसीलिए हमें एक्टिव वाली जरूरत होती है। तो पहला रीज़न ये पता चल गया कि क्यों पैसिव फेज फेल हुआ, हमें एक्टिव की जरूरत पड़ी। दूसरा रीज़न ये है कि जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, जो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन रूट इज हाई। जो रूट में मिनरल का कंसंट्रेशन होता है वो बेसिकली हाई होता है। तो बेसिकली हाई होने की वजह से क्या होगा, बेसिकली हाई होने की वजह से होगा कि सॉइल में कंसंट्रेशन कम है, सॉइल में कंसंट्रेशन कम है और रूट में कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्योंकि रूट में सॉइल में कम है मतलब लो कंसंट्रेशन है और रूट में क्या है कंसंट्रेशन हाई है, तो हाई टू लो जाएगा कि लो टू हाई जाएगा, हाई टू लो आने लगेगा मतलब रूट से सॉइल में आने लगेगा। जबकि हमें कराना क्या है, हमें कराना है सॉइल से रूट में। तो रूट से सॉइल में तो पैसिवली होगा आराम से, लेकिन हमें बेसिकली कराना कैसा है, हमको कैसा कराना है, ठीक, हाँ हमको कराना कैसा है, हमको कराना है एक्टिवली, यानी हमको कराना है सॉइल से रूट में। अगर बात समझ, हमें कराना है सॉइल से रूट में। तो उसके लिए क्योंकि हमें अपोजिट काम कर रहे हैं, अपोजिट काम करेंगे तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम विपरीत कार्य कर रहे हैं, और एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो सिंपली एक्टिवली करना पड़ेगा। तो यही दो कारण हैं जिसकी वजह से पैसिव फेज क्या हुआ था, फेल हो गया था। बात समझ में आई, क्या समझ में आई बात ये समझ में आई कि जो भी एलिमेंट होते हैं वो टोटल दो फेज में एब्जॉर्व किए जाते हैं। मिनरल्स, जो भी मिनरल्स होते हैं वो प्लांट में दो फेज के थ्रू एब्जॉर्व किए जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है एक्टिव फेज और एक होता है पैसिव फेज। सबसे पहले प्लांट के लिए सबसे पहले प्लांट किस फेज को अप्लाई करता है, पैसिव फेज को अप्लाई करता है। उसके बाद कौन सा अप्लाई करता है, एक्टिव फेज करता है। पैसिव फेज में जनरली क्या होता है, पैसिव फेज में होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है, आराम से वो कंसंट्रेशन जो भी उसका रहेगा वो आराम से चला जाएगा उसके। एक्टिवली में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब पैसिवली में ऐसा क्या हुआ कि पैसिवली नहीं होने की वजह से एक्टिव की जरूरत पड़ी। तो क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जो भी मिनरल थे सॉइल में वो चार्ज पार्टिकल थे, चार्ज होने की वजह से सेल के अंदर नहीं घुस पा रहे थे, या उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या उसका सेल वॉल उसको परमिशन नहीं दे रहा था। ठीक है, तो परमिशन जब नहीं देगा तो वो नहीं जाएगा, तो हमको एक्टिवली भेजना पड़ेगा, ज़बरदस्ती भेजना पड़ेगा उसको। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स है कहाँ पे, रूट में, वो ज़्यादा है।
और कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल इन कम है, लो है, तो वैसे बेसिकली देखा जाए तो किस में होने लगेगा, रूट से सॉइल में, पर हमको कराना सॉइल से रूट में है, मतलब उल्टा कराना है, तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो इतना क्लियर हो गया तो अब एक बात और जान लो कि पैसिव जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने उसकी बुराई बता दी। पैसिव भी दो तरीके से हो सकता है। कौन कौन से तरीके से हो सकता है? एक तो हो सकता है सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है मास फ्लो। ठीक है, ये जो होता है ये दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है। एक हो सकता है सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है मास फ्लो। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है मास फ्लो। अब डिफ्यूजन का मतलब पैसिव में क्या, एनर्जी को रिक्वायर तो होती नहीं है, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी तो सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस एनी पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। यही काम पैसिव में हो रहा है, आराम से वो मूव करता जाएगा। तो एक ही हो सकता है। एक मास फ्लो, मास फ्लो का मतलब भी वही है कि जहाँ मास ज़्यादा रहेगा वहाँ से कम की तरफ जाएगा। तो ये दोनों बेसिकली यही है कि पैसिवली इन्हीं दोनों को एक्वायर करता है या गेन करता है। ठीक है, तो ये इतना पार्ट कवर हो गया। अब देखो आगे क्या करना है, आगे पढ़ना है एक्टिव आयन। तो मैंने एक्टिव आयन बता दिया कि एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन या एक्टिव फेज वही कि तुम्हारा एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी कवर होगा, मतलब एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। अब ये है एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी आएगी कहाँ से, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी वो रिस्पायरेशन में पढ़ाएंगे। ठीक है, जब रिस्पायरेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि एनर्जी कैसे आएगी। ठीक है, तो इतना अगर हो सके तो नोट कर लो। चलो अगला क्या पढ़ना है, अगला पढ़ना है ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्यूट एंड आयन। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ऐसे ही सुन लो कि इसमें लिखवाएंगे भी नहीं ज़्यादा। देखो ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्यूट और आयन, इसमें क्या होता है कि ध्यान से समझो। ठीक है, इस थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान से समझो कि जो भी मिनरल या जो भी आयन होता है वो जाइलम के थ्रू, रूट के थ्रू एक्टिव या पैसिव एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, जो भी मिनरल और न्यूट्रिशंस होता है वो जाइलम के थ्रू चाहे एक्टिवली और चाहे पैसिवली, क्या बोले कि जो भी न्यूट्रिएंट्स या मिनरल होगा वो रूट के थ्रू चाहे एक्टिवली चाहे पैसिवली एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब एब्जॉर्ब जब कर लिया जाएगा तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो प्लांट के हर एक हिस्से में उसको भेजा जाएगा। तो वो अगर वो हर एक हिस्से में भेजा जाएगा तो वो कैसे भेजा जाएगा, उसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी ना, आखिर उसको ऐसे थोड़ी ना। मान लो पैसिवली आया तो ठीक है, एक्टिवली कैसे जाएगा, तो इसके लिए एक प्रोसेस हम पिछले वाले चैप्टर में समझाए थे। क्या समझाए थे पिछले वाले चैप्टर में? पिछले वाले चैप्टर में समझाए थे ट्रांसपिरेशनल पुल, याद है? ठीक है, तो जो नहीं पढ़ा है उसको हम फिर से बाद में पढ़ा देंगे। ठीक है, कभी एक्स्ट्रा क्लास लेके वहाँ पढ़ा देंगे, तो उसकी चिंता मत करो, इसको हम फिर से पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी ये चैप्टर थोड़ा बहुत बचा है, इसमें पढ़ाना है, वो हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो दिक्कत नहीं, इसको पढ़ा देंगे। तो जनरली ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब क्या है, बस ऐसे अभी समझ लो। जो लोग नहीं समझते हैं कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या है उनको एक बार समझ लो। ट्रांसपिरेशनल पुल का ये मतलब होता है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब ये है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, ये मान लो पत्ती हो गई, पत्ती हो गई, और ये हो गए हमारे सूर्य भगवान, चमक रहे हैं बढ़िया सा। ठीक है, ये हो गया हमारा सन। अब जब इस सन की रोशनी जब इस पे पड़ेगी, किस पे, इस पत्ती पर जब सन की रोशनी पड़ेगी तो क्या होगा, पत्ती पर सन की रोशनी पड़ेगी तो ये हीट होगा। हीट होने की वजह से इसका स्टोमेटा खुलेगा। अभी वो बेसिकली बाद में बताएंगे, लेकिन एक बेसिकली है कि जब इस पे पड़ेगा तो टेम्परेचर में चेंजेस होगी, और टेम्परेचर में जब चेंज होता है तो इसका स्टोमेटा हो जाएगा, तुम्हारा स्टोमेटा हो जाएगा ओपन। और स्टोमेटा जैसे ओपन हुआ तुरंत ही यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा, वाटर लॉस। ठीक है, तो वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में बाहर होने लगेगा। तो ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन भी तो यही थी, क्या थी कि द लॉस ऑफ वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, या द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर
फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन का मतलब है कि वो खींच रहा है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन का देखो क्या है, ये खींच रहा है जिसकी वजह से पानी क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, मतलब इस पत्ती से कोई खींच रहा है। तो अगर ये खींचेगा तो ये अपने पीछे वाले पे जोड़ लगाएगा, ये अपने पीछे पे लगाएगा, ये अपने पे लगाएगा, ये पे लगाएगा। ये एक ऐसे समझ सकते हो कि मान लो छत से ज़मीन तक 10 लोग को चेन के थ्रू ऐसे पकड़ा के हम कर दिए, ठीक है। हमने क्या कर दिया, ये ऐसे कर दिया, और यहाँ पे एक लोग हैं, फिर उसके नीचे एक लोग हैं, फिर उसके एक नीचे लोग हैं, फिर यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे। हमने क्या किया, इनको खींचा। इनको खींचेंगे तो ये भी ऊपर आएंगे, ये इनको खींचेंगे, ये इनको खींचेंगे, ये इनको खींचेंगे और ये इनको जाएंगे। फिर हमने थोड़ा और खींचा और खींचा, खींचते 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 ये सब क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। मतलब जो सबसे बॉटम वाला पार्ट था वो भी कहाँ आ जाएगा, एकदम टॉप पे आ जाएगा। तो यही काम है, ये इसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल। क्योंकि प्रोसेस क्या है, ट्रांसपीरेशन है, तो उसकी वजह से इसको हम क्या बोल दिए थे, ट्रांसपीरेशनल पुल बोल दिए थे। ठीक, क्लियर है। तो यही था ट्रांसपीरेशनल पुल, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशनल पुल की वजह से, ट्रांसपीरेशनल पुल की वजह से ही रूट से उस मिनरल को खींचा जाता है, और खींचने की वजह से प्लांट के हर एक स्टेम या हर एक पार्ट में उसको दे दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला आता है वो क्या आता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो जालो हेडिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन लिख लिए, हो गया पूरा। ठीक है, लिख लिए, चलो। मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म करता है। इससे पहले हमको ये बताओ कि नाइट्रोजन एलिमेंट पढ़ाए हैं, ठीक है। मैक्रो का सबसे पहला पार्ट था CHO NPK SCA Mg, यही था ना। नाइट्रोजन एक बताए थे, NCERT में एक पहली लाइन ही लिखी है कि नाइट्रोजन जो भी है वो प्लांट को सबसे अबेंडेंट अमाउंट में चाहिए, सबसे ग्रेटेस्ट अमाउंट में प्लांट की ज़रूरत होती है। तो भैया इतना ज़्यादा अमाउंट में अगर उसको चाहिए, इसीलिए तो उसका मेटाबॉलिज्म पढ़ा जा रहा है कि जिस चीज़ का इतनी ज़्यादा यूज़ है तो प्लांट में ऐसे क्या है कि उसको इतना यूज़ पड़ रहा है नाइट्रोजन का। तो हमें इसीलिए इसका मेटाबॉलिज्म देखना है कि नाइट्रोजन कैसे। और जब याद करो, जब अभी वो पढ़ा रहे थे रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो वहाँ पे कई बार आता था कि एक्टिवेट द एंजाइम्स ऑफ नाइट्रोजनेज, नाइट्रो एंजाइम या नाइट्रो रिडक्टेज, नाइट्रो अल्कोहल रिडक्टेज, ऐसे बहुत ढेर सारा आया था। तो वहाँ पे देखो यही काम आया था कि मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन इसीलिए आता है। ठीक है, देखो नाइट्रोजन क्या है, एक बेसिकली पहले नाइट्रोजन के बारे में कुछ चीज़ें जान लो, क्योंकि जानते ही हो तो वैसे जान लो कि नाइट्रोजन जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है सभी लिविंग एलिमेंट के लिए। ठीक है, सभी लिविंग एलिमेंट के लिए। अब वो कैसे सभी लिविंग के लिए आ सकता है, बेसिकली तुमको पता ये है कि हमारे पास DNA होता है। ठीक है, DNA अब डिटेल नहीं बताएंगे, ऐसे ओरली सिर्फ सुन लो। DNA होता है, उस DNA में हमारा बेस शुगर फॉस्फेट होता है DSP। बेस में तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस होता है, वो भी 2 होता है। कौन कौन सा, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। तो अभी इतना डिटेल ना जाओ, अभी सिर्फ ऊपर वाला ही देखो कि नाइट्रोजनस बेस मतलब हमारे DNA को बनाने के लिए नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन और DNA तो मुझे लगता है कि सभी लिविंग में, यानी सभी लिविंग के अंदर DNA है, और उन DNA को बनाने के लिए नाइट्रोजन का ज़रूरत है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो सभी एलिमेंट, सभी लिविंग के लिए एसेंशियल है। ठीक है, समझ में आया। अब अगला देखो, नाइट्रोजन जो होता है वो किस किस चीज़ में नाइट्रोजन इस्तेमाल होता है। जैसे नाइट्रोजन जो होता है वो अमीनो एसिड का पार्ट होता है, प्रोटीन का पार्ट होता है, मिनरल्स का पार्ट होता है, विटामिन्स का पार्ट होता है, क्लोरोफिल का पार्ट होता है। मतलब कह सकते हैं कि अमीनो एसिड को बनाना हो तो नाइट्रोजन लगेगा, प्रोटीन बनाना हो तो नाइट्रोजन लगेगा, और विटामिन्स बनाना हो तो नाइट्रोजन लगेगा। मतलब इन क्लोरोफिल को बनाना हो तो नाइट्रोजन की इस्तेमाल है। मतलब इन सब को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, नाइट्रोजन की। तो हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन, यही कारण है कि नाइट्रोजन सभी लिविंग के लिए एक एसेंशियल है। ठीक, अब उसके बाद दूसरी बात ये है कि नाइट्रोजन जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, सबको पता है कि नाइट्रोजन जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो कितना प्रेजेंट है, 78% प्रेजेंट है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। मतलब नाइट्रोजन का अमाउंट जो है इसीलिए देखो अबेंडेंट है। अब बात ये आती है कि जब नाइट्रोजन का पढ़ रहे थे, नाइट्रोजन के जब मेटाबॉलिक वहाँ पढ़ रहे थे, रोल पढ़ रहे थे, तो उसमें बताए थे कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, किस फॉर्म में होता है नाइट्रोजन। ठीक है, पढ़ो। ठीक है, याद करते चलो, सब कुछ पढ़ते चलो, क्योंकि अगर नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी आगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, बताओ। नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में होता है, कैल्शियम किस फॉर्म में होता है, कैल्शियम आयन। चलो, क्लोरीन, क्लोरीन आयन।
और फॉस्फोरस, फॉस्फेट। चलो, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस फॉस्फेट है तो नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में होगा। ठीक है, बस सिंपली। और क्या इसमें कुछ बताना थोड़ी था, यानी फॉस्फेट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, सॉरी नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, मतलब प्लांट में इसका एब्जॉर्प्शन NO2 माइनस या NO3 माइनस बोल सकते हैं, ये करता है। अब तुम भैया हमको एक बात ये बताओ कि N2 है और N2 कितना प्रेजेंट है, 78% प्रेजेंट है। तो जब एनवायरनमेंट में ये 78% प्रेजेंट है तो ये सीधा N2 की नहीं एब्जॉर्ब हो जाता है, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट क्यों होता है? जब नाइट्रोजन 78% है एनवायरनमेंट में तो ये सीधा क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो जाता है? देखो, कारण ये है कि बहुत सारे जो जो बहुत सारे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक एनिमल हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब करने में असहमत होते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मैक्सिमम सभी नाइट्रोजन को सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ N2, क्योंकि हम एक बात ये जानते हैं कि N2 को बनाने के लिए 3 बॉन्ड लगता है। अब इन तीनों को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें नाइट्रोजन हमें N2 तो इस्तेमाल नहीं करना है, हमें क्या इस्तेमाल करना है, हमें इस्तेमाल करना है नाइट्रोजन इस्तेमाल करना है। अब इस नाइट्रोजन को हमें अगर फ्री करना होगा तो ये तीनों बॉन्ड तोड़ना होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? देखो, क्या कहे कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिर्फ नाइट्रोजन, पर ये जो N2 लिखा है ये नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, अगर H लिखा होता है तो हाइड्रोजन, पर होता है तो H2 हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो ऐसे नाइट्रोजन गैस। हमें प्लांट में देना क्या है, हमें प्लांट में देना है नाइट्रोजन मतलब N, लेकिन इन्वायरमेंट में ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, N2 का मतलब ये प्रेजेंट है N ट्रिपल बॉन्ड N। तो भैया हमको नाइट्रोजन देना है ना, हमको एक नाइट्रोजन देना है, और एक नाइट्रोजन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नाइट्रोजन देने के लिए हमें इन दोनों के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक कैसे करोगे, कहाँ से एनर्जी दोगे? तो इसीलिए N2 को पहले हम चेंज करते हैं इनके फॉर्म में। अब वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, वही सब इस N2 को चेंज कर देते हैं इन सब फॉर्म में, इसीलिए नाइट्रोजन इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। अब क्लियर हुआ कि वहाँ नाइट्रोजन क्यों इस फॉर्म में एब्जॉर्ब लिखवाए थे, सीधे N2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब क्यों नहीं करता? क्योंकि नाइट्रोजन के फॉर्म में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से बनता है और तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और उतनी एनर्जी दोगे कहाँ से, क्योंकि हमें तो जरूरत नाइट्रोजन की है ना कि N2 की है। तो इसीलिए इसको पहले, अब देखो यहाँ पे सिंगल नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी सिंगल नाइट्रोजन है, सिंगल नाइट्रोजन को वो इस्तेमाल कर लेगा वो। ठीक है, तो यही कारण है कि N2 की जगह हम नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब कराते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि प्लांट जो होता है वो माइक्रोब से compete करता है। जो प्लांट होता है, लिख लो उसको, तीसरा पॉइंट डाल के लिख लो। ठीक है, तीसरा पॉइंट डाल के लिख लो कि जो प्लांट होता है, ठीक है, क्या मैंने बोला कि जो प्लांट होता है ये माइक्रोब से, किससे, माइक्रोब से क्या करता है, compete करता है। ठीक है, मतलब सॉइल इन्वायरमेंट में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है भैया वो तो जाने नहीं वाला, क्योंकि वो तो सीधा जाएगा नहीं N2 के फॉर्म में। तो जो भी प्रेजेंट है, यानी इसको भी ज़्यादा चाहिए, इसको भी ज़्यादा चाहिए, तो इन दोनों में होता है झगड़ा, प्लांट में और माइक्रोब में होता है झगड़ा। जो जीतेगा वही नाइट्रोजन को ले जाएगा। तो इन दोनों के बीच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट के बीच में नाइट्रोजन को लेके लिमिटेड है नाइट्रोजन, इसीलिए इन दोनों को लेके आपस में झगड़ा होता है, और झगड़ा होने की वजह से हमें इस बात का ये ज्ञान हुआ कि नाइट्रोजन जो है वो लिमिटेड अमाउंट में। ठीक है, वो कहने के लिए सिर्फ 78%, लेकिन वो 78% हमारे काम का है। वो 78% किस काम में है, किस फॉर्म में है, वो N2 के फॉर्म में है, लेकिन हमें तो नाइट्रोजन के फॉर्म में चाहिए। इसका मतलब एक बात ये है, तो जो 78% का नाइट्रोजन है वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे 78% नाइट्रोजन किसी फॉर्म का नहीं है, क्योंकि वो किस फॉर्म में, वो N2 फॉर्म में है, पर हमें चाहिए किस में, नाइट्रोजन के फॉर्म में चाहिए। तो जो नाइट्रोजन के फॉर्म में पहले से है या जो कन्वर्ट करके रखा है सॉइल में पहले से,
जो पहले से ही कन्वर्ट करके रखा होगा, तो उसके लिए प्लांट और माइक्रोब दोनों झगड़ा करते हैं, तो जो ले लेता है वो जीत जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें हैं, इसको देख लो और उसके बाद हम शुरू करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, अपने हिसाब से अपने ओन लैंग्वेज में इसको लिख लो। तो नोट कर लिया, हो गया नाइट्रोजन साइकिल। अगला टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, नोट कर लिया ना। चलो देखो नाइट्रोजन साइकिल में ऐसे फर्दर 2-3 और पढ़ने हैं, कार्बन साइकिल पढ़ना है और फास्फोरस साइकिल पढ़ना है, तो वो सेकेंड ईयर का कोर्स है। अभी सिर्फ इस साल नाइट्रोजन साइकिल है, तो अगले साल जब जाओगे तो वहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल नहीं पढ़ाया जाएगा, ये कह दिया जाएगा कि आपको 11th में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाया गया है, तो इसीलिए यही पढ़ लो और अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, देखो नाइट्रोजन साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल का मतलब ये है कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके वो ख़त्म हुआ, फिर वहीं से वो स्टार्ट हो जाए, मतलब ये टोटल वहीं पे घूमता रहे। जो भी नाइट्रोजन है वो क्या होता रहे, बार बार यूटिलाइज हो, ख़त्म हो, यूटिलाइज हो, गर्म हो, जैसे हम बोलते हैं रिसाइकल का प्रोसेस बोलते हैं ना। जैसे एग्जांपल कर लो, अपनी इन्वर्टर की बैटरी होती है, लाइट जाती है तो डिस्चार्ज होता है, लाइट आती है तो फिर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है। या हमारा फ़ोन हो गया जो आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। तो उसकी बैटरी क्या है, उसकी बैटरी जो है वो चार्जेबल है, मतलब वो चार्ज होता जाएगा, डिस्चार्ज होता जाएगा, मतलब वो एक साइकिल है, एक साइकिल कह सकते हो उसे, कि वो बार बार रिपीट हो रहा है। नाइट्रोजन साइकिल में भी क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो एक बार इस्तेमाल हो रहा है, फिर वो सॉइल में जा रहा है, फिर इस्तेमाल हो रहा है, फिर जा रहा है, फिर इस्तेमाल हो रहा है, यही काम है। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल जो होता है वो स्टेप्स में होता है, वो इतने स्टेप्स में होता है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 स्टेप्स में नाइट्रोजन साइकिल है। सबसे पहले दिमाग में बैठा लो कि नाइट्रोजन साइकिल कितने स्टेप में होता है, टोटल कितने स्टेप में होता है, 5 स्टेप में होता है, मतलब N2 साइकिल्स इज गवर्नड बाई 5 साइकिल्स। अब इसमें से कौन कौन सा साइकिल्स है और ऐसे सीक्वेंस में ही इसको याद रखो। ठीक है, सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब सबसे पहला स्टेप है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। दूसरा अपटेक एंड एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट, ठीक है, अपटेक एंड एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट। तीसरा वो अमोनिफिकेशन करेगा, नेक्स्ट वो नाइट्रिफिकेशन करेगा, और चौथा वो फिफ्थ वो डीनाइट्रिफिकेशन करेगा। ठीक है, तो अभी बेसिकली मुझे लगता नहीं है कि आज कवर हो पाएगा, नहीं होगा तो कल देखेंगे, कल हो जाएगा ना चाहिए। ठीक है, तो आज टाइम भी हो गया है, तो ऐसे ओरली भी सुन लो कि क्या करना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन है, अपटेक एंड एसिमिलेशन नाइट्रोजन है, सेकेंड पार्ट है अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन टोटल 2 पार्ट में है, ए बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, और ए बायोलॉजिकल फिर 2 पार्ट में है, एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल। ठीक है, देखो ऐसे बेसिकली वो सब शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, कल जब आना तब उसमें डिटेल में हम लिखवा देंगे और समझा देंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, फिक्स करना, नाइट्रोजन N2 को फिक्स करना, नाम में लिखा N2 फिक्सेशन, मतलब जो एटमॉस्फेयर में N2 है उसको फिक्स किया जाएगा सॉइल में। बस इतना जानो कि मान लो कि ये तुम्हारा इन्वायरमेंट है, ये N2 हो गया, ये तुम्हारा बादल हो गया, उसमें N2 है, और ये तुम्हारा प्लांट हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा प्लांट हो गया। अब इस प्लांट का रूट होगा, जो भी इस प्लांट का रूट होगा, इस प्लांट के रूट में कुछ एंजाइम्स या कुछ बैक्टीरिया कुछ पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये प्लांट N2 को तो ले नहीं पाएगा, 78% पर ये ले तो पाएगा नहीं, तो ये जो एंजाइम्स, ये जो बैक्टीरिया है, इस नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देंगे किसमें, नाइट्राइट में या नाइट्रेट में। ये एंजाइम्स और बैक्टीरिया इस N2 को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्राइट में या नाइट्रेट में, और ये फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा उस रूट के थ्रू। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन क्या हुई कि द प्रोसेस ऑफ, लिख लो या कल आना तो लिखवाएंगे, कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू देयर कंपाउंड, ऐसे भी लिख सकते हो, या द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट और नाइट्राइट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, 2 पार्ट में हो गया, एक ए बायोलॉजिकल और एक हो गया बायोलॉजिकल। ए बायोलॉजिकल में जनरली क्या है, ए बायोलॉजिकल में तुम्हारा देखो एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल है। एटमॉस्फेरिक में क्या हो सकता है कि मान लो कभी कभी एटमॉस्फेरिक में बिजली कड़की, बहुत टेम्परेचर हाई हो गया, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट गया,
टेम्परेचर, क्योंकि बिजली कड़केगी तो बॉन्ड जब टूटेगा तो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। हो सके ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में घूम ही रहा है तो वो उससे रिएक्ट करके हमारा नाइट्रेट या नाइट्रेट को बना ले वो। तो ये किसकी वजह से हुआ? एटमॉस्फेयर में हुआ ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। दूसरा है इंडस्ट्रियल। अच्छा, पिछले साल याद करो 10th में एक प्रोसेस पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? या पढ़े होगे, ठीक है, अब हम नहीं पढ़ाए थे, मतलब हम पढ़ाए थे, जो हमसे पढ़ा है उसको पता होगा, तो जो हमसे नहीं पढ़ाया लेकिन फिर भी आपने सुना होगा हेबर प्रोसेस। इस हेबर प्रोसेस में हम अमोनिया का सिंथेसिस करते थे, ठीक है। रिएक्शन याद होगा N2 + 3H2 गिव्स NH3, ठीक है, ये हो गया हेबर प्रोसेस। इसे क्या है, इसको हम इंडस्ट्री में बनाते हैं अमोनिया बनाने। तो नाइट्रोजन देखो था, इसको H2 से रिएक्ट कराए, एक कंपाउंड बना दिया, तो N2 को कन्वर्ट कर दिया उसके कंपाउंड में, तो ये इंडस्ट्री में इसे हम इंडस्ट्रियल कहते हैं, ठीक है। वो भी एबायोलॉजिकल है क्योंकि इसमें कोई भी एंजाइम का इस्तेमाल नहीं हुआ। नॉट इस प्रोसेस में एंजाइम का इस्तेमाल हुआ, तो जिस प्रोसेस में एंजाइम का इस्तेमाल नहीं होगा उसे एबायोलॉजिकल, जिसमें इस्तेमाल होगा उसको बायोलॉजिकल। एक बात तो क्लियर है कि अब एक बार ऐसे ओरली ध्यान से सुन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन N2 का मतलब है कि N2 जो है वो NH3 NO2 माइनस NO3 माइनस, अगर इन तीनों में कन्वर्ट हो जा रहा है, N2 को इन तीनों में कन्वर्ट होगा तो इसी को बोलेंगे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। अब ये यहाँ से यहाँ दो तरीके से हो सकता है, या तो एक बायोलॉजिकल हो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, या तो विद द हेल्प ऑफ मतलब हेल्प ऑफ एंजाइम की वजह से बैक्टीरिया, या तो एक बैक्टीरिया की वजह से ना हो। तो जो नहीं होगा बैक्टीरिया की वजह से या लिविंग की वजह से कन्वर्ट नहीं होगा उसे एबायोलॉजिकल बोलेंगे, और जो कन्वर्ट हो जाएगा उसे हम बायोलॉजिकल बोलेंगे। एबायोलॉजिकल में दो है, एटमॉस्फेरिक बता दिए, टेम्परेचर हाई होगा तो वो नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा, टूटने के बाद अपना ऑक्सीजन घूम ही रहा है एनवायरनमेंट में तो उससे कंबाइन करके वो करेगा, रिएक्शन कल लिखवा देंगे। एबायोलॉजिकल में इंडस्ट्रियल हेबर प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन + 3H2, इसमें कोई एंजाइम नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें भी एक्सटर्नल प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई करके इसको अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बायोलॉजिकल में कुछ एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी वजह से उन एंजाइम्स क्या करते हैं, वो N2 को चेंज कर देते हैं, किस फॉर्म में? N2 को चेंज कर देते हैं उसके करस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टेड फॉर्म में, अमोनिया या नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक है। तो यहीं रहने दो इसको, आज के लिए यहीं रहने दो। कल जो है, कल इसके आगे बताते हैं, इसका रिएक्शन लिखवा देंगे हम कि एबायोलॉजिकल का रिएक्शन क्या है, बायोलॉजिकल में कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो कल से कल का लेक्चर ज़रूर पढ़ना और कल ज़रूर आना, और ये पूरा कल क्लियर हो जाएगा और तो अच्छी बात रहेगी। और बेसिकली ये भी जल्दी कवर कर देंगे, ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा, चैप्टर एंडिंग की तरफ है, ठीक है। तो जो भी पढ़ाए हैं वो घर जाके एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। नोट्स क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है तो नोट्स बनाना इतना आसान नहीं है, मतलब बनवाना इतना आसान नहीं है, तो बनाते रहो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।